जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्पेशल पार्ट नंबर 25 करेंगे। इसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं। तो आज अपना है पार्ट नंबर 25। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चरक किसके राजनीतिक चिकित्सक राजनीतिक गुरु थे? तो चरक जो थे वो थे कनिष्क के राजनीतिक गुरु थे। कनिष्क के राज चिकित्सक थे, क्या थे? राज चिकित्सक थे। और कनिष्क के राज चिकित्सक थे। और जो कनिष्क है चरक है, इन्होंने लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता नाम की अपनी पुस्तक लिखी थी। और इसमें इन्होंने जो भी आयुर्वेद संबंधी जो बातें हैं वो बताई हुई है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? यानी शक संवत है वो किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो शक संवत है ये किसके समय में प्रारंभ हुआ था? ये कनिष्क के समय में हुआ था और 78 ईस्वी के अंदर ये शुरू हुआ था। 78 ईस्वी के अंदर जो है शक संवत वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1203 नंबर का क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी हुई थी? तो जो कला की गांधार शैली थी वो किसके शासनकाल में आई थी? तो ये आई थी कनिष्क के शासनकाल में, यानी कनिष्क उस समय शासन कर रहा था और कनिष्क के समय गांधार शैली है वो उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कवि राजमार्ग नामक साहित्य किसने लिखा था? तो जो कवि राजमार्ग जो नामक साहित्य है वो किसने लिखा था? वो लिखा था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष नाम का एक कवि था और उसने कवि राजमार्ग नाम का साहित्य लिखा था अमोघ वर्ष ने। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है कि विक्रम संवत है कब कब का है, और शक संवत है, और कलचुरी संवत है, और गुप्त संवत है। तो इनमें से कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो इसके अंदर यहाँ पर 5 ईस्वी नहीं है, यहाँ पर 58 BC है। और इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा शक संवत। ये इसका गलत मिलान किया हुआ है। यहाँ पर 78 ईस्वी अगर होता सही तो वो सही हो जाता। 78 ईस्वी के अंदर शक संवत है उसका प्रारंभ हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है, इनमें से कौन प्राचीन समय में कलिंग का एक महान शासक था? यानी प्राचीन समय के अंदर कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो जो खारवेल था वो कलिंग का एक प्राचीनतम जो कलिंग का जो है महान शासक था। और ये किस धर्म का संरक्षक था? तो ये था जैन धर्म का संरक्षक। जैन धर्म को इसने संरक्षण दिया था। और हाथी गुम्फा शिलालेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। कौन से शिलालेख से खारवेल की जानकारी मिलती है? तो जो हाथी गुम्फा का शिलालेख है, हाथी गुफा का शिलालेख है, इससे जानकारी मिलती है किसकी? खारवेल की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? यानी कि विद्या की जो सबसे पुरानी पीठ थी वो कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो पीठ थी वो थी तक्षशिला। यानी तक्षशिला जो महाविद्यालय था, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, उस समय सबसे जो बड़ी पीठ थी विद्या की, सबसे पुरानी पीठ थी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी गुप्त काल के अंदर चांदी के जो सिक्के थे उनको क्या कहते थे? रुपैक। रुपैक कहते थे चांदी के सिक्कों को, किस काल में? गुप्त काल के अंदर। और जो सोने के सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे उसको कहते थे दिनार। दिनार कहते थे सोने के सिक्कों को। और जो चांदी के थे उनको क्या कहते थे? रुपैक। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन राजाओं में से किसका राज कवि था? हरिसेन है वो राजाओं में किसका राज कवि था? तो हरिसेन है वो था समुद्रगुप्त का। जो समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त था उसका जो है वो क्या था? राज कवि था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का राज कवि था कौन? हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। यानी कौन सा जो उच्च न्यायालय है उसने घोषणा की थी कि जो बंद है वो असंवैधानिक है? तो जो केरल उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद है वो असंवैधानिक है, और 1977 के अंदर की थी। 1977 के अंदर की थी कि बंद जो है वो असंवैधानिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अंदर जो व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है न्यायपालिका को। जो न्यायपालिका है यानी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका की अंग है, वो संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। तो और इसका अनुच्छेद कौन सा है? 132 और 133 और 228। 228, 132 और 133, इन 3 अनुच्छेदों के अनुसार न्यायपालिका को अधिकार मिला हुआ है भारत में संविधान की व्याख्या करने का। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो भारत के अंदर जो लोकसभा की अधिकतम सीट है वो कितनी है?
भारत के अंदर लोकसभा की अधिकतम सीट आ जाती है 552। 552 जो है लोकसभा की अधिकतम सीट है। इसमें से 530 तो जो राज्य प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं उनकी है, और जो 20 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से है, और 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदायों से हैं। तो ये कुल मिलाकर 552 सीटें हैं भारतीय लोकसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो त्रिपुरा है उसके अंदर कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो इसके अंदर है 1 सीट। सिर्फ 1 सीट है त्रिपुरा के अंदर संसदीय सीट के अंदर, और 2 है लोकसभा सीट की और 1 है राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो कि संसदीय सीट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? किसको? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को जो कानून बनाने का अधिकार देता है वो देता है 249 नंबर का अनुच्छेद। 249 नंबर का अनुच्छेद है जो कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? यानी जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ के अंदर नए राज्य की अगर कोई स्वीकृति लेना चाहता है तो इसकी स्वीकृति कौन देता है? तो ये देता है संसद। जो संसद जो होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो ये अगर अनुमति देती है तो ही भारतीय संघ के अंदर किसी नए राज्य की अनुमति मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को बंद किया जा सकता है? तो राज्यसभा को है वो बंद कब किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, और ये एक स्थायी सदन होता है। क्या? राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसको कभी भी बंद नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंदर जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। जो विपक्षी दल का नेता होता है वो भारत के अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी। जो अधीर रंजन चौधरी है विपक्षी दल के नेता है, और ये अभी क्या है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यानी लोकसभा के सभी संसदीय समिति होती है, सभी संसदीय समिति का अध्यक्ष है वो कौन होता है? भारत की जो लोकसभा अध्यक्ष का जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही सभी संसदीय समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे जो निकट तारा है वो है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के निकट सबसे तारा है, सबसे निकट जो तारा है वो सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर तत्व मात्रा में है वो है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। तो प्रचुर मात्रा में कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहली जो है किसने देखी थी? यानी आकाशगंगा जो है वो सबसे पहले किसने देखी थी? तो ये देखी थी गैलीलियो ने। जो गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे पहले मंदाकिनी देखी थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी कौन से स्थान पर आती है? तो सौरमंडल के अंदर जो पृथ्वी है चौथे स्थान के ऊपर आती है, चौथे स्थान में आती है पृथ्वी का नंबर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? कितने नहीं, अधिकतम उपग्रह है। अधिकतम उपग्रह किसके हैं? तो अधिकतम उपग्रह जो होते हैं वो होते हैं शनि के। जो शनि होता है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं सौरमंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब की मानी जाती है? तो जीवन की उत्पत्ति है वो पृथ्वी के ऊपर हुई थी 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के ऊपर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो जो प्लूटो था इसको बोना ग्रह है वो कहा जाता था, और अभी इसको सौरमंडल के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? तो जियोग्राफी शब्द है ये किसने दिया था? इरेस्टोथनीज ने। जो इरेस्टोथनीज था, इरेस्टोथनीज, इसने जियोग्राफी शब्द है वो दिया था। इरेस्टोथनीज था, इसने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से जो अधिकतम दूरी पर होती है उसको कहते हैं अपसौर। और अपसौर की जो स्थिति है वो कब होती है? 4 जुलाई को।
4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है और उपसौर होता है सबसे कम दूरी को कहते हैं उपसौर। और ये कब होता है? उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर होती है और सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के ओर अभी तक जो जितने ग्रह खोजे गए हैं वो कितने हैं? 8 ग्रह को अभी तक खोजा जा चुका है, जो कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार गति के अंदर जो है घूर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है सौरमंडल का वो है बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बुध ग्रह के जो उपग्रह है, बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का सिर्फ ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र जो है जो सौरमंडल का है वो सबसे चमकीला ग्रह है और इसको चमकता हुआ तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और बुध है, इसका दैनिक तापांतर और रात्रि के तापांतर का जो अंतराल है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन उसी को कहा जाता है जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रहण के दौरान जो छाया पड़ती है उसका जो काला भाग है उसे कहते हैं उपछाया। उपछाया या इसको इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उपछाया। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। तो महासागरों के सतह पर जो सूर्य और चांद के जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसके कारण से क्या बनता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा बनता है महासागरों की सतह पर। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से अगर सबसे व्यस्त महासागर पूछे तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और एस आकार का महासागर भी कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर है इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 के अंदर। और ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। जो भूमध्य सागर और लाल सागर है इसको जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। और कितनी लंबी है? 164 किलोमीटर लंबी है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित होता है? तो स्टेपी शब्द है वो घास के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेपी घास होती है और इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टेपी जो जैव क्षेत्र है उससे संबंधित होता है घास स्थल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं उनको कहते हैं सवाना घास क्षेत्र। सवाना घास क्षेत्र कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे जो कठोर भाग है वो कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांतों के अंदर इनेमिल जो होता है, इनेमल, उसे इनेमल कहते हैं। और सबसे कठोर भाग होता है किसका? दांतों का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन नाखूनों के अंदर पाया जाता है? तो जो केरेटिन होता है, सॉरी यहाँ पर केरेटिन होगा, केरेटिन जो प्रोटीन होता है नाखूनों के अंदर पाया जाता है और ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक होता है? तो मूत्र का जो सबसे असामान्य घटक होता है वो कौन सा होता है? तो मूत्र का सबसे जो असामान्य घटक होता है वो होता है कीटोन निकाय। यानी जो कीटोन बॉडी होती है मूत्र के अंदर आने लगती है तो वो सबसे मूत्र का असामान्य घटक होती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? तो जो भ्रूण की अपरा कोशिका होती है ये किसमें सहायक होती है? तो ये होती है उत्सर्जन के अंदर। भ्रूण की जो अपरा कोशिका होती है यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं किसको? अपरा कोशिका को। प्लेसेंटा जो होती है वो भ्रूण की उत्सर्जन के अंदर सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो शरीर में जल के संतुलन में सहायता करता है? तो शरीर के जल के संतुलन में सहायता करने वाला जो मानव का अंग है वो कौन सा है? वृक्क। वृक्क या किडनी कहते हैं, वृक्क या किडनी। जो किडनी होती है वो जो मनुष्य के जो शरीर है इसके अंदर जल के संतुलन के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? यानी किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है और एक किडनी के अंदर 10 लाख से लेकर 20 लाख तक न्यूरॉन हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की पथरी का मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है? तो गुर्दे की जो पथरी है उसका मुख्य रूप से जो यौगिक होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सोलेट। कैल्शियम ऑक्सोलेट होता है जो कि गुर्दे की पथरी का सबसे जो मुख्य रूप से जो भाग होता है, यौगिक होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सोलेट। तो ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।